वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। इंडी गठबंधन पर प्रधानमंत्री का करारा हमला। केरल में कहा, इंडी गठबंधन करता है हमारी आस्था पर चोट। इन्होंने मंदिरों और हमारे त्योहारों को भी बनाया लूट का माध्यम। प्रधानमंत्री ने केरल के त्रिशूर में स्त्री शक्ति रैली को किया संबोधित। कहा, देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी। त्रिशूर में पीएम के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। प्रधानमंत्री ने कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का किया उद्घाटन। लक्षद्वीप को दी 1150 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, हमारी सरकार ने सुदूर, सीमावर्ती, तटीय और द्वीपीय क्षेत्रों को दी प्राथमिकता। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का एसआईटी जांच से इनकार। सेबी को जांच के लिए बताया सक्षम। शीर्ष अदालत ने सेबी को बाकी 2 जांच 3 महीने में पूरा करने का दिया निर्देश। दिल्ली में हुए शराब घोटाला मामले में ईडी के तीसरे समन पर भी पेश नहीं हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल। भाजपा ने कसा तंज। कहा, भ्रष्टाचारी दीमक बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल। दक्षिणी ईरान में हुए 2 बम धमाकों में 100 से अधिक लोगों की मौत, 140 से ज्यादा लोग घायल। किरमान शहर में पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी की पुण्यतिथि पर जमा हुए थे लोग। विकसित भारत संकल्प यात्रा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि। भागीदारों की संख्या 9 करोड़ के पार। 15 नवंबर को पीएम मोदी ने झारखंड के खूंटी से की थी इस यात्रा की शुरुआत। और केपटाउन में इतिहास बदलने उतरी टीम इंडिया की पेस बैटरी के आगे दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजी हुई ध्वस्त। 55 रन पर सिमटी पहली पारी। मोहम्मद सिराज ने झटके 6 विकेट। जवाब में भारत की पहली पारी 153 रन पर सिमटी। और शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ, महत्वपूर्ण खबर के साथ। दक्षिण भारत की यात्रा के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के त्रिशूर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां लाखों की तादाद में मौजूद महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया और केरल के विकास में महिलाओं के योगदान की चर्चा की। पीएम मोदी ने इस दौरान इंडी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने लेफ्ट और कांग्रेस पर केरल में करप्शन, क्राइम और परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। आपने इतना बड़ा आयोजन किया, इस उत्साह को अब हमें केरला में नारी शक्ति के आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना है। एक ऐसा आंदोलन जो विकसित भारत में केरला की सशक्त भूमिका सुनिश्चित करेगा। इस आंदोलन का आधार केरला की आप जैसी मेरी माताएं बहनें ही होगी। दक्षिण राज्य केरल के त्रिशूर में जन का उभार अपने चरम पर था।
योजनाओं का गारंटी के जरिए सीधे उन तक पहुंचने की कहानी बिना किसी भूमिका के सिर्फ जज्बातों के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाई जा रही थी। सरकार का उद्देश्य है कि नारी शक्ति एक सशक्त बल बने। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में माताओं, बहनों, बेटियों के लिए अवसर आने वाले हैं। पीएम ने इस दौरान महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया। हमने 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए। ये सफलता कैसे मिली? मोदी युडे गारंटी। हमने 11 करोड़ परिवार की बहनों को पाइप से पानी दिया। ये क्यों हुआ? मोदी युडे गारंटी। हमने केरला की 60 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट खोले। ये सफलता कैसे मिली? मोदी युडे गारंटी। हमने 30 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन महिला लाभार्थियों को दिए। ये कैसे संभव हुआ? मोदी युडे गारंटी। हमने प्रेगनेंसी लीव को बढ़ाकर 26 हफ्ते किया। इसे किसे संभव बना दिया? मोदी युडे गारंटी। हमने सैनिक स्कूलों में बेटियों के एडमिशन का रास्ता खोला। ये कैसे संभव हुआ? मोदी युडे गारंटी। पीएम मोदी ने इस दौरान इंडी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने लेफ्ट और कांग्रेस पर केरल में करप्शन, क्राइम और परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। केरला में करप्शन हो, क्राइम हो या परिवारवाद, ये दोनों सब कुछ मिलकर के करते हैं। अब इंडी गठबंधन बनाकर इन्होंने घोषणा कर दी कि इनकी विचारधारा और इनकी नीतियों में कोई अंतर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब केरल की नर्सेज इराक में फंसी थी तो बीजेपी सरकार उन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर वापस लाई। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में लेफ्ट कांग्रेस की कमजोर सरकार होती तो हमारी बेटियों का क्या होता, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पीएम ने कहा कि दुर्भाग्य से आजादी के बाद लेफ्ट कांग्रेस की सरकारों ने नारी शक्ति को कमजोर माना। उन्होंने उन पर लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने वाले कानून को वर्षों तक लटकाए रखने का आरोप लगाया। ब्यूरो इनपुट के साथ आयशा खानम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से लक्षद्वीप द्वीपों को दूरसंचार, पेयजल, सौर ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में काफी लाभ होगा। आजादी के बाद पहली बार लक्षद्वीप को सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल से जोड़ा जाना विकास के नए आयाम को स्थापित करेगा। साल 2020 में आपको मैंने गारंटी दी थी कि 1000 दिन में आपको तेज इंटरनेट की सुविधा पहुंच जाएगी। आज कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट का लोकार्पण हो गया है। अब लक्षद्वीप में भी 100 गुना अधिक स्पीड से इंटरनेट चल पाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के लाभार्थी जो हैं उनके साथ उन्होंने संवाद किया। और उन्हें सम्मानित करने का काम किया। पीएम ने लैपटॉप, छात्राओं के लिए साइकिल, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड का वितरण भी किया। पीएम ने कहा कि सरकार लक्षद्वीप को पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर भी लाने का प्रयास कर रही है। पीएम ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण में लक्षद्वीप की बहुत ही अहम भूमिका है। आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण में भी लक्षद्वीप की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत सरकार लक्षद्वीप को
इंटरनेशनल टूरिज्म मैप पर प्रमुखता से लाने का प्रयास कर रही है। हाल में ही जो G20 की एक मीटिंग यहां हुई है, उससे लक्षद्वीप को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत लक्षद्वीप के लिए डेस्टिनेशन स्पेसिफिक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। अब तो लक्षद्वीप के पास 2 ब्लू फ्लैग बीचेज हैं। आपकी समझ के लिए और आपकी जानकारी के लिए हमें ऐसा लगा कि ये बातें आप तक आपकी जानकारी के लिए पहुंचाना ज़रूरी है कि जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और जिसका फ़ायदा जो तोहफा लक्षद्वीप को मिला है, कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर, ये है क्या दरअसल, किस तरह से ये जो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर है, हम उसकी जानकारी आपको दे दें। कुछ जानकारी आपकी समझ के लिए, आपकी जानकारी के लिए प्रधानमंत्री ने, जैसे हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री ने आज इसका उद्घाटन किया है, कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर। एक एक हम आपको बता रहे हैं किस तरह से ये होता क्या है। अब लक्षद्वीप में इंटरनेट जो है वो 100 गुना अधिक गति से अब वहां के लोगों को उपलब्ध हो पाएगा। द्वीप जितने भी हैं वहां पे, उनमें इंटरनेट की गति फिलहाल जो है वो 1.7 गीगाबाइट पर सेकेंड है। अब उसमें 100 गुना की अधिक वृद्धि हो जाएगी और उन्हें 200 जीबीपीएस के रफ्तार से वहां पे डेटा पहुंच पाएगा। ऑप्टिकल जो केबल फाइबर होता है वो समुद्र तल, जो सी बेड जिसे हम कहते हैं ना, उस पर ये केबल की लाइन बिछाई जाती है। और आप पीछे जो मेरे पीछे देख रहे हैं, यही वो केबल की लाइन है, इसे सी बेड पर बिछाई जाती है। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर दुनिया भर के देशों को जोड़ने का काम करता है, कनेक्टिविटी के लिहाज से, कम्युनिकेशन के लिहाज से। ये केबल जो होते हैं वो समुद्र में हजारों मील लंबे होते हैं और एक छोर से दूसरी छोर तक, एक देश से दूसरे देश तक इसको जोड़ने का काम करते हैं। डेटा को एक जगह से, एक बिंदु से दूसरे पॉइंट तक तेजी से संचारित करने में ये जो केबल होते हैं वो सक्षम होते हैं। आगे बढ़ेंगे। केबल को एक विशेष जहाज होता है और उसी जहाज के जरिए इन केबल को सी बेड पर, बहुत ही नीचे, उस पर बिछाया जाता है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ये सारा प्रोसेस होता है। केबल समुद्र से होते हुए जमीनी इलाकों तक पहुंचती है और इसके जरिए इंटरनेट की सुविधाएं जो हैं वो पहुंचती है। अब इसका फायदा, जैसे कि हमने आपको बताया, कि अब लक्षद्वीप को भी आज के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा। समुद्र के नीचे के इस केबल सिस्टम की शुरुआत सबसे पहले, ये आज नहीं, 1850 में इसकी शुरुआत हो गई थी और तब ये काम जो है वो टेलीग्राम ट्रैफिक के लिए किया गया था। हम जानते हैं कि टेलीग्राम अब अतीत की बातें हो गई हैं, उस जमाने में टेलीग्राम के लिए किया गया था। आंकड़ों के मुताबिक देखिए, आज पूरी दुनिया में 552 से भी अधिक सबमरीन केबल सर्विस हैं जो कि सी बेड पर बिछे हुए हैं। समुद्र के भीतर इंटरनेट और डेटा केबल का एक पूरा जाल है जिसके जरिए तमाम देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इंटरनेट के जरिए। और इसमें यह भी होता है कि पुराने जो केबल्स हैं उसको हटाया भी जाता है समय समय पर, और जो नए केबल्स हैं, जो नए सिस्टम हैं, उनको जोड़ा भी जाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। सबमरीन केबल सिस्टम का काम जो है वो बहुत महंगा है और बहुत पेचीदा भी होता है, क्योंकि समुद्र के बहुत नीचे होता है, तो वहाँ तक बिछाना, उसमें किसी तरह का अगर मरम्मत का काम हो तो वो करना, ये बहुत ही पेचीदा काम होता है। समुद्र में केबल बिछाने के लिए समुद्र और महासागरों की एक पूरी मैपिंग करना भी ज़रूरी होता है। मैपिंग करने के बाद ये नहीं कि आपने कहीं गया और आपने केबल की लेइंग कर दी। एक सर्वे के बाद ही एक रास्ता तय होता है और उसी रास्ते पर इस केबल को बिछाया जाता है, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल को। आजकल जो है वो फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी से बहुत ही आसान हो गया है, लेकिन है बहुत पेचीदा। उसको, इस केबल को बिछाया जाने का काम किया जाता है। ये ग्लास फाइबर्स होते हैं जिसमें बिजली की गति से इंफॉर्मेशन जो है बहुत ही फास्ट तरीके से उसका संचार होता है। ग्लास फाइबर को लपेटा जाता है एक प्लास्टिक के कवर में, आप देख सकते हैं हमारे पीछे, यही वो ऑप्टिकल फाइबर है समुद्र के नीचे सी बेड पर। तो ये इसका आज उपहार मिला है। मुझे लगा कि, और हमें लगा कि हम आपको इस बात की जानकारी दे दें कि ये सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है। लेकिन आज और कल, बीते कल में जिस तरह से, चाहे वो तमिलनाडु की बात हो, केरल की बात हो, लक्षद्वीप की बात हो, जिस तरह से सरकार की प्राथमिकता है कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो न सिर्फ भूभाग में बल्कि अंतिम छोर तक जो हमारे लोग हैं उन तक पहुंचे। इसी पर आज हमारा विशेष है कि सरकार की प्राथमिकता अंतिम छोर तक हो विकास। आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि सुदूर दूर तक, द्वीप तक भी, जैसा कि हमने कहा, कि कैसे विकास की जो रोशनी है वो वहां तक पहुंचे। इस पर आज हम विशेष
बातचीत करने वाले हैं और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि हमारी कोशिश है कि हम तमाम उन लोगों तक पहुंचे जो दूर सुदूर में रहते हैं। और आज हमारा जो विशेष है वो यही है कि सरकार की प्राथमिकता अंतिम छोर तक हो विकास। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्रफुल्ल केतकर जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और प्रफुल्ल जी, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा अपने संबोधन में, लक्षद्वीप में भी, केरल में भी और कल तमिलनाडु में भी, कि समाज के अंतिम पंक्ति तक और दूर सुदूर द्वीप तक भी जो निवासी हमारे हैं, जो लोग हैं, उन तक विकास की रोशनी पहुंचे, ये सरकार की प्रतिबद्धता है। और बीते 10 वर्षों में तमाम योजनाओं के जरिए सरकार पहुंचने की भी कोशिश की है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर? जी, जैसे कि हमने देखा कल तमिलनाडु में भी, आज फिर लक्षद्वीप में, केरल में खास करके महिला सम्मेलन में, तमिलनाडु में युवाओं के सामने, और फिर लक्षद्वीप जैसे सुदूर स्थान पर जहां पे सामान्यतः एक परंपरा बन गई थी कि जैसे केवल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाते वहां पे बड़े कोई व्यक्ति पहुंच जाते थे। लेकिन जिस तरह का ये लक्षद्वीप के लिए लगभग 1150 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें आपने जैसे बताया कि कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन जी, और लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन का भी प्लांट, ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण है लक्षद्वीप जैसे द्वीप के लिए, क्योंकि कनेक्टिविटी और पानी, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय, वो कनेक्टिविटी पावर सप्लाई से जुड़ी हुई हो, तो ये सारा हम जब हमारे एक तरफ लद्दाख की बॉर्डर तक लेकर जा रहे हैं और दूसरी तरफ लक्षद्वीप तक लेकर जा रहे हैं, ये हमारे बदले हुए अप्रोच को दिखाता है कि हमारे लिए अब हमारे बॉर्डर एरिया जो है वो हमारी विकास के प्रक्रिया का एक प्रमुख आधार है। वो हमारी राष्ट्र की जो सुरक्षा का घेरा है, वहां पे होने वाला विकास, वहां पे पहुंचने वाली सुविधाएं, ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण आधार है। हम इनको स्ट्रेटेजिकली भी देखने लगे हैं, और जैसे आपने कहा कि गवर्नेंस का, एक सुशासन का, जो सामान्य लोगों तक सारी सुविधाएं पहुंचे, इसका मॉडल के रूप में भी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है इन दोनों पक्षों से मुझे लगता है हमको इन घोषणाओं को और इस प्रधानमंत्री के दौरे को देखना चाहिए। एक और बात प्रधानमंत्री ने कही, केरल में जब महिलाओं को संबोधित वो कर रहे थे, उन्होंने कहा कि विकसित भारत का जो हमने एक संकल्प लिया है, उस संकल्प की यात्रा में महिलाएं एक बहुत बड़ा स्तंभ हैं और उस यात्रा में महिलाएं बहुत ही अहम भागीदारी निभा सकती हैं विकसित भारत की जो हमारे एक संकल्प है। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, ये वास्तविकता है। प्रधानमंत्री हमेशा स्वामी विवेकानंद को कोट करते हैं, और विवेकानंद जी हमेशा कहते हैं कि आप केवल एक पंख के आधार पर नहीं उड़ सकते, और जब तक आप सारी अपॉर्चुनिटीज, केवल एम्पावरमेंट नहीं, केवल रिजर्वेशन नहीं, तो रियल अपॉर्चुनिटी जब महिलाओं को देंगे, वो अपने दम पर अपना स्थान बना लेगी। और जैसे कि हमने परसों देखा उज्ज्वला योजना का, जिस तरह से बनारस में उस महिला के घर पे पहुंचे, तो उसका कॉन्फिडेंस, पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग स्थानों से जब ड्रोन दीदी से या लखपति महिलाओं से संवाद किया, तो वहां पे उनका मिलने वाला रिस्पॉन्स ये सीधा सीधा दिखाता है। क्योंकि आज सावित्रीबाई फुले की भी जन्म जयंती है, बिल्कुल, तो वो उनका जैसे ये था कि एक महिला यदि लिखती पढ़ती है तो उसका फायदा पूरे परिवार को होता है, वैसे ही एक महिला यदि आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण होती है तो उसका परिवार और आसपास का समाज भी उसमें बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो विकसित भारत के हमारे जो सपने हैं उसको यदि सत्य में साकार करना है तो उसमें महिलाओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इसलिए भी प्रफुल्ल जी ये सारी बातें जब प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रफुल्ल जी, उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से लेफ्ट और कांग्रेस पर उन्होंने
निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चाहे वो करप्शन की बात हो, क्राइम की बात हो और परिवारवाद की बात हो, इन पार्टियों ने देश को बीते वर्षों में बहुत पीछे ले गया करप्शन के कारण, परिवारवाद और क्राइम। और इसी वजह से आज जिस देश को बहुत आगे होना चाहिए था वो देश वहां तक नहीं पहुंच पाया। बीते 10 वर्षों में सरकार ने बहुत कोशिश की है उसको आगे बढ़ाने की। देखिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा का इतना बड़ा सम्मेलन था, 2 लाख महिलाएं वहां पे पहुंची त्रिशूर जैसे शहर में, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक, तो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग बिल्कुल उसमें क्लियर कट दिख रहा है। बार बार प्रधानमंत्री जी परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और विकास के प्रमुख मानकों को दुर्लक्षित करना अपने व्यक्तिगत या पार्टी के स्वार्थ के लिए, तो इसके एक मुझे लगता है तमिलनाडु का चाहे मॉडल हो, चाहे ये एलडीएफ और यूडीएफ की एक आपस में मिली भगत हो केरल में, ये इसके जीते जागते उदाहरण हैं। तो हम बार बार देखते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी कभी भी दक्षिण के राज्यों का अपना कोई कार्यक्रम बनाते हैं तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव चलाने का प्रयास किया जाता है, दक्षिण के साथ भेद का भी एक नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तमिलनाडु में, आज केरल में जो भी लक्षद्वीप में घोषणाएं की और जिन विकास कार्यों की सौगात दी है, उससे एक स्पष्ट होता है कि विकास का विचार जब तक राजनीतिक जो केवल अपने हित है, हमारी पार्टी वहां पे सत्ता में है या और नहीं प्रफुल्ल जी, है, एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते तो ये उनका दायित्व भी, उनकी जिम्मेदारी भी है। वो देश के प्रधानमंत्री है, वो सिर्फ उत्तर भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। वो जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, जरूर जाएंगे और विकास की सौगातें देंगे, यही वो कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं वही कह रहा हूं। लेकिन देखिए, पहले ये नैरेटिव इसलिए चलते थे क्योंकि रेल मंत्री बनता था तो वो सबसे पहले ये सोचता था मेरे स्टेट में क्या रेल का नई रेल की घोषणाएं होंगी। पहली बार मैंने मेरे इतने 20-22 वर्षों के इसमें पहली बार किसी सरकार में ये सुना है कि नहीं, रेलवे तो पूरे भारत की है, जो रेलवे की योजनाएं बनेगी सारे भारत के लिए बनेगी और जो पिछड़े हैं उसके लिए ज्यादा बनेगी। तो कहीं पे भी किसी एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए, किसी एक स्पेसिफिक रीजन के लिए, उसके पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पर, तो मेरा मुद्दा केवल इतना ही था कि विकास की सही अवधारणा में जब तक हम सारे, खास करके हमारे पूर्व के क्षेत्रों को, क्योंकि बहुत बड़ा कोयला है, बहुत सारे खनिज संसाधन हैं, वो दक्षिण के राज्यों को पूरब के राज्यों से जाते हैं। तो ये जो हमको एक हमारी समझ ठीक करने की आवश्यकता है कि हमारी सुरक्षा और हमारा विकास, ये हमारा संतुलित भी होना चाहिए, सामूहिक भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए बार बार ये उत्तर वर्सेस दक्षिण, पूर्वोत्तर, ये सब व्यर्थ की बातें हो जाती हैं। बिल्कुल, इस मानसिकता से निकलकर मुझे लगता है ये भी एक पॉलिटिकल मैसेज आज की प्रधानमंत्री के, आज कल के और आज के इन सारे कार्यक्रमों से हमको मिला है। बिल्कुल। समय इतना ही है। प्रफुल्ल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रफुल्ल केतकर, वरिष्ठ पत्रकार। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया।
अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाएं। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? समझे। इस उम्र में समझ के क्या कर लोगे, हैं? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग रिसर्च मामले में आज अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले को SIT या फिर CBI को ट्रांसफर करने की मांग को खारिज कर दी। इसके बजाय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने मार्केट रेगुलेटर सेबी को अडानी ग्रुप पर लगे 2 मामलों की जांच 3 महीने के भीतर पूरा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच SIT से कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। सेबी से यह मामला SIT को दिए जाने की याचिका नामंजूर करते हुए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सेबी सही तरीके से मामले की जांच कर रही है और वो इसकी जांच के लिए सक्षम एजेंसी है। बाजार नियामक ने अडानी हिंडनबर्ग से जुड़े 24 मामलों में से 22 की जांच पूरी कर ली है और बाकी 2 मामलों की जांच के लिए अदालत ने सेबी को 3 महीने का समय दिया है। कोर्ट ने सरकार और सेबी को शॉर्ट सेलिंग के आरोपों की हकीकत की जांच कर कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने सेबी से यह भी कहा है कि वो मौजूदा नियामक तंत्र को बेहतर बनाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव पर काम करे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि अदालत ने सेबी की जांच पर भरोसा किया है। द सेबी इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट इन 22 आउट ऑफ 24 इंस्टेंसेस। The remaining 2 will also be finished by SEBI within 3 months. The court has said that it trusts SEBI. It does not warrant any CBI or any other police investigation as demanded in the 4 writ petitions before the Supreme Court. The Supreme Court has also said that we will not pass any order directing framing of any new regulations as was demanded by the petitioners by SEBI. The Supreme Court has trusted SEBI to do whatever it has to do, and no other material was found to warrant any other investigation. अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने लिखा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है।
सत्यमेव जयते, मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की विकास गाथा में हमारा योगदान जारी रहेगा। जय हिंद। बीते 24 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मार्केट रेगुलेटर सेबी की जांच और एक्सपर्ट कमेटी पर उठाए जा रहे सवालों को नकारते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म ने जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें अडानी की कंपनी के शेयर ओवर वैल्यूड होने और कीमतों में हेरफेर समेत समूह पर कर्ज को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और एक बड़ी खबर ईरान से है। पूर्व ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी पर हो रहे समारोह में बम धमाकों में 100 से अधिक लोगों की इस वक्त जो खबर आ रही है वो मौत हो चुकी है, जबकि 140 से अधिक लोग जख्मी हुए हैं इस धमाके में। दक्षिणी ईरान के किरमान शहर में सुलेमानी के मकबरे के पास ये धमाके हुए हैं। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसियों के मुताबिक कई घायलों की हालत बहुत ही नाजुक है। पहला धमाका सुलेमानी की कब्र से लगभग 700 मीटर के पास हुआ। इसके 10 ही मिनट के बाद सुलेमानी की कब्र से लगभग 1 किलोमीटर दूर दूसरा धमाका हुआ। ईरानी समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक विस्फोटक 2 सूटकेसों में लाया गया था, जिनमें रिमोट से धमाका किया गया। दूसरे धमाके में ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के 3 कर्मी भी मारे गए, जो पहले हमले के बाद बचाव कार्य में लगे हुए थे। धमाकों के बाद मची भगदड़ में भी कई लोग घायल हुए हैं। 3 जनवरी 2020 को बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। तो 10 मिनट के अंदर ही ये धमाके हुए और 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 140 के आसपास लोग घायल हुए हैं और भगदड़ में भी कई लोग घायल हुए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, ताजा अपडेट ईरान से। और इस खबर पर विशेष खास बातचीत करने के हमारे साथ एक खास मेहमान कमर आगा जी जुड़ चुके हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। कमर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सबसे पहली प्रतिक्रिया, इस जो घटना हुई है जिसमें कि 100 लोग मारे गए हैं और 140 के आसपास लोग घायल हुए हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को सर आप? देखिए, ये बड़ी दुखद घटना है। इससे कि मरने वालों में अधिकतर जो लोग हैं वो बेगुनाह हैं। वो आए थे वहां पे मनाने, जो उनको मानते हैं। खासतौर से ये वो लोग हैं जो काफी सिंपैथेटिक हैं रिजीम के प्रति, और ये न तो इनके पास कोई पोजीशंस है न पोस्ट है, बड़ी आम पब्लिक के लोग थे। दूसरी बात यह है कि कासिम सुलेमानी वहां बहुत पॉपुलर लीडर के रूप में उनको देखते थे। दूसरे सबसे बड़े नेता कहे जाते थे वो। उनमें एक नया थ्रस्ट दिया सिक्योरिटी को लेके। तो इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है वहां के ऊपर। आपने देखा होगा जब इनका जनाजा उठा था उस समय कितने बड़ी लोग थे, उसमें भी बहुत कुछ लोग मर गए थे, कितनी ज्यादा भीड़ थी। फिर उसके बाद दूसरी बात ये भी है कि इस तरह के धमाके ईरान में अक्सर होते रहते हैं। ये बहुत बड़ा हुआ है। उससे पहले उनके कुछ साइंटिस्टों की भी हत्या हुई, जो कि बहुत उनके न्यूक्लियर प्लांट से या जो था उससे जुड़े हुए थे या बड़े साइंटिस्ट थे। फिर उसके अलावा और भी बहुत सी जगहों पे धार्मिक स्थल पे भी उनके कई एक बार हुआ था। अभी कुछ समय पहले इस्फहान में एक इन लोगों का धार्मिक स्थल है शियों का, उसमें भी धमाका हो चुका है। लेकिन बात यह है कि इन चीजों से रिजीम को असर नहीं पड़ना ज्यादा। मैं अभी ईरान से आया हूँ, मुश्किल से 1.5-2 महीना भी नहीं हुआ होगा। ईरान रिजीम बहुत स्ट्रांग है। और दूसरी बात यह है कि रिजीम इस तरह के जो हादसे होते हैं जिसमें लोग मरते हैं, तो ईरान में नेशनलिज्म और प्रवोक हो जाती है। ईरान अकेला पर्शियन नेशनल देश है जिसमें बहुत ज्यादा। कमर आगा साहब, ये खबर आई है कि जो कारमान प्रांत है उसके वहाँ के जो सांसद हैं हुसैन जलाली, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस विस्फोट का दोषी यकीनन इजराइल है। क्या अगर ये बात सच है तो एक बार फिर से जो रिश्तों की जो एक गर्माहट थी, एक तो बहुत लो लेवल पे चली गई थी, एक बार फिर से इस घटना के बाद से क्या देख सकते हैं कि दोनों देशों के जो संबंध है वो एक बार फिर से और भी नीचे चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नीचे चले जाएंगे। इजराइल से ईरान का कोई रिश्ता नहीं, वो रिकॉग्नाइज तक नहीं करता ईरान को। वो एक इलीगल ऑक्युपाइड समझता है कि इजराइल ने पूरे
पैलेस्टाइन के ऊपर कब्जा कर रखा है। और उसके समर्थक हैं ईरान के, इस तरह की सोच वाले भी बहुत से हैं। ये ईरानियन रेवोल्यूशन की एक सोच थी, और इस सोच के और बहुत से मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जैसे कि हूती रेबल्स हैं, हिजबुल्लाह है लेबनान में, फिर उसके अलावा शिया मलेशिया ग्रुप इराक में है, सीरिया में बहुत से इस तरह के ग्रुप हैं। तो इस तरह की विचारधारा वहां पे बहुत है जो इजराइल, और ये सब वो लोग हैं, ये वो समर्थक ग्रुप हैं जो इस समय इजराइल के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हिजबुल्लाह भी टाइम टू टाइम साउथ लेबनान से मिसाइल दागता रहता है। फिर उसके अलावा हूती शिया रेबल्स जो हैं वो रेड सी के ऊपर उनका लगातार अटैक कर रहे हैं, जिससे कि जहाजरानी को बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है रेड सी में, खासतौर से बाबुल मंडब स्ट्रेट से जो जाता था सामान, और वो सब डिस्टर्ब हो गया है वहां पे। अब घूम के इनको रेड सी में लेकिन कमर साहब, इस पूरे इंसिडेंट के बाद से अगर मैं मैसेजिंग कहूं, क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है पूरे मिडिल ईस्ट के लिए? देखिए, ये जंग शुरू हो चुकी है और ये जंग रुकेगी नहीं। ऐसा लगता है कि ये ईरान तक आएगी, इसलिए कि इजराइल का मानना ये है कि ये जितने आतंकवादी, उनको वो आतंकवादी संगठन कहते हैं, जो चाहे हिजबुल्लाह हो या हूती हो या शिया मलेशिया हो, इस तरह के जितने भी हैं उनको वो आतंकवादी मानते हैं और उनके खिलाफ उन्हीं ने जंग छेड़ रखी है। ये वो ग्रुप है जो इजराइल अमेरिका पॉलिसी जो इस क्षेत्र की है उसके खिलाफ है, और इजराइल ईरान से इनके घनिष्ठ संबंध भी हैं। तो ये, और इजराइल का ये भी मानना है कि जो सबका ये सारे जो ग्रुप हैं ये ईरान की वजह से पनप रहे हैं। अगर ईरान में रिजीम चेंज होती है या तो ये सारे वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। हालांकि ऐसा मैं नहीं समझता कि हो पाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि ये सभी ग्रुप जो हैं ये काफी स्ट्रांग है, और ये सच है कि ईरान इनको सपोर्ट करता है। ईरान का कहना ये है कि उसे मॉरल सपोर्ट इनको देता है, और ये उसकी विचारधारा जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है उससे प्रभावित होके ये बने हैं। अब ये लगातार इजराइल की जो जंग है हमास को लेके गाजा में, वो फैल चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, के ऊपर अटैक हो रहे हैं। पर्शियन गल्फ में बहुत बड़ा अमेरिकन डिप्लॉयमेंट करना पड़ा है। फिर अब कमरागा साहब, मुझे लगता है कि अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद से अब सबकी नजरें ये भी होंगी कि ईरान या फिर रेवोल्यूशनरी गार्ड, हूथी विद्रोही किस तरह से ये अब इसका रिटेलिएट करते हैं, किस तरह से बदला लेते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि जंग और भी बढ़ता जाएगा, किसी का उससे भला नहीं है, अशांति होगी, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि ये ना हो, सबके हित में है। बहुत बहुत शुक्रिया सर कमरागा साहब, हमें साथ जुड़ने के लिए, उस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। जब से माँ को नानी के यहाँ भेजा, कितने चिड़चिड़े हो गए हो। बेटा टीबी है उसको। टीबी का इलाज तो यहाँ भी हो सकता है, फिर क्यों भेज दिया? अगर वो यहाँ रहती ना तो लोग कन्नी काट रहे होते हमसे। मुझे लोग नहीं, मम्मी। अरे क्या अर्जुन,
उठेगा तो सरप्राइज देंगे। हाँ? अर्जुन, बहुत मिस कर रहा था तुमको, और मैं भी टीवी रिमोट का सर पर समझ नहीं पा रहा था। अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली में हुए शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के तीसरे समन पर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। बीजेपी ने मामले पर तंज करते हुए कहा है कि कभी भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करने वाले केजरीवाल खुद राजनीति में, पॉलिटिक्स में भ्रष्ट दीमक बन गए हैं और उन्हें गलत फहमी है कि वो कानून से ऊपर हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी इस मामले को लेकर केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी के तीसरे समन पर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। ईडी ने उन्हें आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। लिखित जवाब भेजकर केजरीवाल ने ईडी के नोटिस को अवैध करार दिया। अब बीजेपी इस मामले को लेकर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। भाजपा का कहना है कि केजरीवाल नहीं चाहते कि सच बाहर आए। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जो कभी ये कहते थे कि भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, ये दीमक है। आज भारतीय राजनीति का वो भ्रष्टाचारी दीमक बन गए हैं, जिनको ये गलत फहमी है, ये गुमा है कि मैं कानून से ऊपर हूं। ईडी के समन की अवहेलना करने पर कांग्रेस केजरीवाल को कानून का पालन करने की सलाह दे रही है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने तो यहां तक कह दिया कि केजरीवाल अपनी ही विचारधारा के सबसे बड़े धोखेबाज बन गए हैं। जो कानूनी प्रक्रिया वो तो आपको करनी है। जिन चीजों को लेकर उन्होंने जनता के बीच में विश्वास अपना कायम किया, ये अपनी बातों पर तो कायम रहे। मुझे तो लगता है कि ये अपनी ही विचारधारा के सबसे बड़े धोखेबाज बनते जा रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ईडी की ओर से केजरीवाल को बार बार नोटिस भेजने को राजनीतिक साजिश बता रही है। उनका कहना है कि जांच एजेंसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना चाहती है और उन्हें चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है। ईडी ठीक लोकसभा चुनाव से पहले चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में जगह जगह जा ना पाए। 2 नवंबर और 21 दिसंबर के पहले 2 समन पर संघीय एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार करने के बाद केजरीवाल को ये तीसरा समन भेजा गया था। राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं भ्रष्टाचार के मामले पर कार्रवाई कर रही ईडी के समन की झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार अनदेखी कर रहे हैं। लेकिन अब ईडी का शिकंजा हेमंत सोरेन पर भी कसता जा रहा है। ईडी ने हेमंत सोरेन के करीबियों पर लगातार रेड कर रही है। अब बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर सोरेन के पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, तो ईडी खुद उनके घर पर आएगी। झारखंड की राजधानी रांची में इन दिनों भले ही कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, लेकिन सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के आवास पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर हैं। ईडी सोरेन को 7 बार समन कर चुकी है, लेकिन वो एक बार भी पेश नहीं हुए। अब भाजपा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सोरेन के पास समय नहीं है तो ईडी खुद उनके घर आएगी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पर 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा है और जिस तरीके से आज ईडी के रेड्स हो रहे हैं, इससे साफ है कि पूरा स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन का नंगा नाच झारखंड में हुआ था, जब पूरी स्टेट मशीनों ने मिलकर झारखंड के आदिवासी मूलवासियों की गाड़ी कमाई को लूटा था। और हमारा मानना था कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से ईडी के समन से भाग रहे हैं, तो ये 70,000 करोड़ के घपले घोटाले के तार कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उनसे जुड़ते दिख रहे हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री के लिए जजमेंट डे आ गया है और आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, कानून आपसे हमेशा ऊपर रहता है। झारखंड में चल रही सियासी हलचल के बीच जेएमएम विधायक सरफराज अहमद के अचानक इस्तीफे को लेकर भी भाजपा ने तंज कसा है। एक स्वस्थ चुने हुए जनप्रतिनिधि का अचानक से इस्तीफा देना और इस्तीफा को स्वीकार कर लेना बिना कारण से, निजी कारण का हवाला दिया गया है, निजी कारण बताया नहीं गया है। अभी तक माननीय सरफराज अहमद जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि लगता है कि जोर जबरदस्ती से दबाव बना करके इस्तीफा लिया गया है और जो कयास लगाए जा रहे हैं वो आम चर्चा का विषय है। करोड़ों रुपए, 200 करोड़ रुपए से ऊपर का सौदाबाजी हुआ है, तो ये सारी चीजें अभी कहीं ना कहीं छिपी हुई है। आज नहीं तो कल इसका पर्दाफाश होगा ही। दरअसल झारखंड में भूमाफियाओं ने अवैध तरीके से जमीन के मालिकाना हक में बदलाव किया और पूरी जमीन हड़प ली है। ईडी मामले की जांच कर रही है। मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लेकिन इस सबके बीच रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की बैठक हुई। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर सत्तारूढ़ दलों के विधायक एक साथ जुटे। बैठक के बाद जेएमएम नेता महुआ माझी ने बताया कि सभी विधायकों ने कहा है कि सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सभी विधायकों ने, मंत्रियों ने एक स्वर में कहा कि आप हमारे नेता थे, हैं और आगे भी रहेंगे और 2024 में भी हम लोग मिलकर सरकार इसी तरह से चलाएंगे। मुख्यमंत्री जी बने रहेंगे? बिल्कुल बने रहेंगे, कोई संशय इसमें नहीं। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत गोल्डी मसाले की ओर से। हैप्पी न्यू ईयर। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, आईपीएफ। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये आईपीएफ आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? एनएसई की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां तमाम चुनौतियों के बावजूद ऊर्जा की खुदरा कीमतें वास्तव में कम हुई हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण हम ऐसा कर पा रहे हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 22 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन अब तक इस गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवास एवं शहरी मामले के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता, तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता, तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता
और चौथा सबसे बड़ा LNG आयातक है। उन्होंने बताया कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है। भारतीय संदर्भ में विकास ऊर्जा से संबंध पर विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां तमाम चुनौतियों के बावजूद ऊर्जा की खुदरा कीमतें वास्तव में कम हुई हैं, जिसमें प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण हम ऐसा कर पाए हैं। मोदी जी का जो भारत है, इट्स इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पे इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज दैट हैव बीन देयर ऑन द ग्लोबल फ्रंट, प्राइसेस ऑफ एनर्जी एट द रिटेल पॉइंट हैज एक्चुअली कम डाउन। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हमारी रिफाइनिंग क्षमता 252 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष थी। हम इसे 300 से 400 मिलियन मीट्रिक टन और उससे भी आगे तक ले जा रहे हैं। We are today the third largest consumer of oil, third largest LPG consumer, fourth largest LNG importer, fourth largest refiner and fourth largest automobile market in the world. Refiners के बारे में मैंने बोला कि हम fourth largest है। हमारी जो refining capacity थी 252 million metric tons per annum, we are taking it up to 300, 350 and even 400 and beyond. And that's work in progress. भारत ने सितंबर 2023 में ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के सफल लॉन्च के साथ जैव ईंधन आपूर्ति श्रृंखला में वैश्विक नेतृत्व में अपनी भूमिका निभाई है। GBAWEF में भारत के एजेंडे का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो जनवरी 2024 में निर्धारित है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 22 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन अब तक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। कुमार आलोक की रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी मीरा माझी को पत्र लिखा है और उनके परिवार के लिए गिफ्ट उपहार भी भेजे हैं। इसमें एक चाय सेट, रंगों वाली ड्राइंग बुक और बहुत कुछ शामिल है। पत्र में प्रधानमंत्री ने मीरा माझी और उनके परिवार को नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में आपके परिवार के सदस्यों के साथ मुलाकात और आपके द्वारा बनाई गई चाय पीकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने टीवी चैनलों पर मीरा माझी और उनके परिवार के सदस्यों के इंटरव्यू देने में दिखे आत्मविश्वास और सरलता की भी सराहना की। पीएम ने कहा कि जिस सरलता और सहजता से आपने और आपके परिवार के सदस्यों ने अपने अनुभव साझा किए, उसे देखकर अच्छा लगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आप जैसे करोड़ों परिवारजनों की ये मुस्कान ही मेरी पूंजी है और मुझे देश के लिए जी जान से काम करने की ऊर्जा देती है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आत्मनिर्भर भारत उत्सव का आयोजन किया गया है। उत्सव के दौरान आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद अवार्ड प्रदान किए। विदेश मंत्री ने इस मौके पर कहा कि भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन से एक जिला एक उत्पाद को पूरी दुनिया में पहचान मिली है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित आत्मनिर्भर भारत उत्सव के दौरान बुधवार को राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद अवार्ड प्रदान किए गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 24 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। ये पुरस्कार एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों, राज्यों और विदेशों में स्थित भारतीय मिशन को प्रदान किए गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मौके पर कहा कि एक जिला एक उत्पाद भारत की विविधता को अनोखे तरीके से दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत में हुए G20 के माध्यम से एक जिला एक उत्पाद की पूरी दुनिया में पहचान बनाने में मदद मिली है। पिछले साल में G20 के माध्यम से जितना ODOP की एक किस्म से पहचान बनी है दुनिया में, that is something which I appreciate very much. So to all the producers and promoters of ODOP, on behalf of G20 organizers, I want to say a thank you. That आप लोगों ने you gave us actually something to present really before the world. तो जब मैं कहता हूँ कि G20 was a way of getting India ready for the world and world ready for India, ODOP was one part of it. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस मौके पर कहा कि अगले कुछ महीनों में ही भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन और 2-2.5 वर्षों में $5 ट्रिलियन को पार कर जाएगी। We expect to become
in Honorable Prime Minister Narendra Modi's third term, the third largest economy. International agencies have estimated that by 2027, India will be the third largest GDP in the world. And we'll grow in the next 25 years by 2047 to become possibly a $35 trillion economy. And in that journey, the first milestone we hope to achieve in the coming few months. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मौके पर आत्मनिर्भर भारत उत्सव का भी उद्घाटन किया। प्रगति मैदान में ये उत्सव 10 जनवरी तक चलेगा। उत्सव में सैकड़ों की संख्या में देश भर के एमएसएमई, कुटीर उद्योग, जनजातीय हैंडीक्राफ्ट्स, खादी, बुनकर हिस्सा ले रहे हैं, जहां देश विदेश के बड़े खरीदारों से लेकर आम लोगों को भी उनके उत्पादों को देखने का मौका मिलेगा। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस दौरान यात्रा से जुड़ने वाले भागीदारों की बढ़ती संख्या रिकॉर्ड कायम करती जा रही है। यह आंकड़ा अब 9 करोड़ के पार चला गया है। यह यात्रा 36 राज्यों, संघ राज्यों के 782 जिलों में पहुंच रही है। इस दौरान 5,787 शहरी क्षेत्रों और 1,58,771 ग्राम पंचायतों तक आईसी वैन पहुंच रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस समय भागीदारों की संख्या 9 करोड़ से अधिक हो चुकी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्तराखंड की महिलाओं द्वारा तुलसी स्मारक सदन में रामलीला के मंचन की शुरुआत कर दी गई है। वहीं अयोध्या को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इको फ्रेंडली गोल्फ कार भी पर्यटकों को खूब पसंद आ रही है। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही है। या यूं कहिए कि भगवान राम की नगरी अयोध्या इस समय पूरी राममय हो चुकी है। ऐसे में उत्तराखंड की 50 महिलाओं से सुसज्जित मां नंदा महिला रामलीला मंगल योग समिति ने भी अपने इष्ट के प्रति अपनी श्रद्धा जताने के उद्देश्य से अयोध्या के तुलसी स्मारक सदन में रामलीला के मंचन की शुरुआत की है। गौरतलब है कि ये महिलाएं चमौली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और अल्मोड़ा के पतंजलि परिवार से हैं। खास बात यह है कि इस प्रभु लीला का उद्घाटन श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गर्भगृह तैयार हो गया है और इसके अलावा अन्य मूर्तियों के भी निर्माण की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने साथ ही कहा, भगवान श्री राम के मंदिर की अलौकिकता की पूरी दुनिया में चर्चा होगी। ये मंदिर मैं यही कहूँगा अपने में परिपूर्ण है, विलक्षण है। अभी तो समझ में नहीं आएगा, 22-23 के बाद छोटी छोटी टोलियों में आइए, तब मंदिर में प्रवेश होगा। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इको फ्रेंडली गोल्फ कार भी पर्यटकों को खूब भा रही है। भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, जिसके लिए लाखों श्रद्धालुओं के अयोध्या में पहुंचने की संभावना है। और आखिर में एक नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को कहा कि महायुति गठबंधन का लक्ष्य राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों में से 45 से अधिक सीटें जीतना है। उन्होंने कहा कि गठबंधन अगले आम चुनावों की तैयारियों के लिए 14 जनवरी से बैठकें शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल प्रदेश के आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को राहत मिली है। डीजीपी कुंडू और एसपी कांगड़ा को पद से हटाने के हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने संजय कुंडू से कहा कि वो पोस्ट से हटाने के इस आदेश को वापस लेने के लिए हिमाचल हाईकोर्ट का रुख करें। हाईकोर्ट 2 हफ्ते में संजय कुंडू की इस याचिका पर फैसला लेगा।
राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में जांच एजेंसी की कार्रवाई जारी है। गोगामेडी की हत्या के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी हरियाणा और राजस्थान में सुबह 31 स्थानों पर तलाशी लेने पहुंची। मामले में पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा से निष्कासित महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सचिवालय को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। लोकसभा सचिवालय की ओर से दाखिल जवाब पर महुआ मोइत्रा 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करेंगी। मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबियाई मादा चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका वीडियो शेयर किया है। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।